याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो बताते क्यों नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गया सीधा तू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पिन को रिमूव कर देता हूं, अगर मैं इस पिन को रिमूव कर देता हूं तो मेरा जो पिस्टन है ये स्टॉपर तक पहुंचेगा या नहीं। करेक्ट है। तो कैसे डिसाइड करेंगे ये स्टॉपर तक पहुंचेगा या नहीं। यहां पे कितना प्रेशर दिया है इसका CO2 का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। 200 200 किलो पास्कल यहां पे एक्ट कर रहा है। करेक्ट। और 101 किलो पास्कल यहां पे एक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर। प्लस इसका वेट मेरे को दिया होगा, डेंसिटी मेरे को दिया हुआ है, डेंसिटी मेरे को दिया हुआ है रो इक्वल टू 8000 kg पर मीटर क्यूब। राइट। तो अब इसका मास कितना हो गया, मास हो गया 8000 मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन क्या दिया है ये इसका 100 mm π/4 इंटू 0.1 क्यूब d² इंटू एच, और डी और एच इक्वल है। कितना आया इसका मास। हाँ, 6.28 kg। करेक्ट है। तो इसका वेट मेरे को मिल गया, वेट ऑफ द पिस्टन, वेट ऑफ द पिस्टन इज इक्वल टू 6.28 इंटू 9.81। राइट। कितना आ गया ये 61.6 डिवाइडेड बाय 1000 किलो न्यूटन। चलिए, नाउ व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितना ऐड कर रहा है इस पिस्टन पे। 101 प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, so that is π/4 into 0.1 square plus 61.6 divided by 1000। क्लियर। आ जाए बेटा, आ जाए। कितना आया ये।
कैलकुलेशन तो क्या करो, क्या कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? जीरो पॉइंट 0.854 854 किलो न्यूटन या 854 न्यूटन। 854 न्यूटन का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कितना होगा? 200 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.1 होल स्क्वायर, राइट। कितना आया ये? 1.57 किलो न्यूटन। तो पिन जब अपन निकालेंगे तो क्या होगा? पिन जब अपन निकालेंगे तो मेरा पिस्टन जो है वो ऊपर जाना शुरू होगा। ऊपर जाना शुरू होगा यानी कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपांड कर रही है। वॉल्यूम एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब अब प्रेशर 200 किलो पास्कल से कम होना शुरू होगा। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, करेक्ट है। वॉल्यूम एक्सपांड हो रही है यानी कि प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होने से क्या चेंज आएगा? प्रेशर रिड्यूस होने के कारण जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो कम होता जाएगा, करेक्ट है। तो क्या ये पिस्टन इस स्टॉपर तक पहुंच पाएगा, ये मेरे को चेक करना है, राइट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अपवर्ड फोर्स जो आएगा, देखो कम हो रहा है, अभी अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है? 1.57। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा ये अपवर्ड फोर्स कम होगा, लेकिन ये स्टॉपर पे पहुंच जाए उसके लिए कंडीशन है कि जो अपवर्ड फोर्स है वो 854 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब अपन चेक कर लेते हैं कि जब मेरा पिस्टन स्टॉपर पे पहुंचता है उस समय कितना प्रेशर होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 100 mm का 50 mm का डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, करेक्ट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिलेशन हो गया P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। या इसको मैं लिख सकता हूं P1A L1 इज इक्वल्स टू P2A L2। P1 इज 200, A से A कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? इनिशियली मेरे पास जो लेंथ आ रही थी वो 100 मीटर थी, तो L1 100, P2 मल्टीप्लाइड बाय L2, एंड व्हाट इज L2? 50 mm का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पिस्टन का, तो ये हो गया 150। सो आई गॉट P2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 13 पॉइंट नहीं, 13 कैसे आएगा? हाँ 133, हाँ 133 आएगा, करेक्ट है। 133.3 किलो पास्कल। अब इस कंडीशन में कितना अपवर्ड फोर्स आ रहा है वो अपन निकाल लेते हैं। नाउ 133 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.1 स्क्वायर, क्या वैल्यू आई? कितना? 1.04 किलो न्यूटन। तो क्या होगा, क्या पिस्टन स्टॉपर तक पहुंच पाएगा? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा था वो आपका 857 न्यूटन का आ रहा था, करेक्ट है। और जब ये स्टॉपर पे पहुंच जा रहा है तब भी जो अपवर्ड फोर्स है वो 854 से ज्यादा है। इसका मतलब मेरा जो पिस्टन है वो स्टॉपर तक पहुंचेगा और स्टॉपर पे जाके ये रुक जाएगा। क्लियर हुआ ये? चलिए इसके अलावा फटाफट बताइए कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। क्या क्या क्या? अरे क्वेश्चन नंबर बोल भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 5। अरे रुक जा यार। A mass of
gas is compressed in a quasi-static process from itna to itna to itna, assuming that the pressure and volume related by itna, find the work done by the gas system. Find the work done by the gas system. अब क्या दिक्कत है इसमें? निकालो n की वैल्यू. You can calculate the value of n. चलो भाई बताओ कैसे निकलेगा n का वैल्यू. हाँ, n का वैल्यू आप निकालो यहाँ पे. P1 V1 to the power n equal to P2 V2 to the power n होता है. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ ना. हाँ तो देखो इधर अभी P1 by P2 is equals to V2 by V1 to the power n, राइट. तो n मेरे को मिलेगा ln P1 by P2 डिवाइडेड बाई ln V2 by V1. क्वेश्चन में आपको P1 P2 दिया हुआ है, V2 V1 दिया हुआ है. देखो क्वेश्चन, तो वहां से आपका n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. चलिए, एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 है स्टीम टरबाइन. A steam turbine drives a ship propeller through a 8 raised to 1 reduction gear. क्या होता है भाई रिडक्शन गियर? ये दो गियर्स हैं. यहाँ पे स्टीम टरबाइन ड्राइव्स ship propeller through a 8 raised to 1 reduction gear. The average resisting torque imposed by the water on the propeller is मेरे को दिया हुआ है, and the shaft power delivered by the turbine दिस इज अ टरबाइन. ये टरबाइन से पावर हमने गियर को दिया. रिडक्शन गियर हमारे को ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमको टॉर्क चाहिए वो टॉर्क को हमको बढ़ाना होता है. टॉर्क को बढ़ाने के लिए जो ड्रिवन गियर होता है उसकी साइज बड़ी होती है. तो यहाँ पे जो 8 रेस टू 1 दिया है, तो ये अगर इनपुट गियर है 1 और ये आउटपुट गियर है 2, तो मेरे को दिया हुआ है D2 by D1 इक्वल टू 8. बेसिकली ये थोड़ा सा इसमें अपने को गियर का नॉलेज चाहिए. चलिए, D2 by D1 यानी कि ये इसके गियर डायमीटर का रेशियो और इसके डायमीटर का रेशियो जो है वो मेरे को 8 दिया हुआ है, राइट. चलिए, अब टरबाइन जो है वो मेरे 1 जो है वो मेरा ड्राइवर गियर है. टरबाइन जो है वो मेरे ड्राइवर गियर को रोटेट कर रहा है. ड्राइवर गियर जो है वो ड्रिवन गियर को पावर ट्रांसफर कर रहा है, और ड्रिवन गियर जो है वो एक प्रोपेलर शाफ्ट को ऑपरेट कर रहा है. ये मेरा जो है वो प्रोपेलर शाफ्ट है,
राइट। चलिए आगे देखते हैं। एंड द शाफ्ट पावर डिलीवर्ड बाय द टरबाइन टू द रिडक्शन गियर, यहां पे जो मेरा शाफ्ट है वो 15 मेगावाट का पावर दे रहा है। टरबाइन जो है वो 15 मेगावाट की पावर दे रहा है। इस 15 मेगावाट की पावर को मैंने एक रिडक्शन गियर को दिया, राइट। द टरबाइन स्पीड इज, ये जो मेरा शाफ्ट है वो 1450 के आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टॉर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन। टरबाइन ने कितना टॉर्क डेवलप किया ये आपको निकालना है। कैन यू फाइंड इट आउट? टरबाइन कितना टॉर्क डेवलप कर रहा है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, करेक्ट है। तो पावर आपको दिया है 15 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू टॉर्क इंटू 2 पाई 1450 डिवाइडेड बाय 60। कितना आया टॉर्क? या इसको किलो न्यूटन में कैलकुलेट कर लो, 10 टू द पावर 3 कर लो इसको। टॉर्क इज इक्वल्स टू 98.78 किलो न्यूटन, करेक्ट है। पहला पार्ट हो गया। द पावर डिलीवर्ड टू द प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट पे कितना पावर डेवलप हुआ है ये मेरे को निकालना है। प्रोपेलर शाफ्ट में कितना पावर डेवलप हुआ है ये मेरे को निकालना है। तो अगेन फॉर प्रोपेलर शाफ्ट द पावर इज इक्वल्स टू अगेन टी इंटू ओमेगा, करेक्ट है। अभी प्रोपेलर शाफ्ट पे जो टॉर्क है दैट इज 0.75750, अच्छा 750 किलो न्यूटन जा रहा है, सॉरी 750 किलो न्यूटन। 750 10 टू द पावर 3 है तो 750 किलो न्यूटन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई n अपॉन 60। अभी ये जो गियर है वो 1450 पे ऑपरेट कर रहा है, ये वाला गियर इससे 8 गुना ज्यादा है साइज में, तो इसकी स्पीड क्या होगी n2, दैट वुड बी 1450 डिवाइडेड बाय 8। इज दैट क्लियर? तो जो पावर मेरे को प्रोपेलर शाफ्ट पे मिल रहा है दैट इज 750 इंटू 2 पाई इंटू 1450 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60, कितना आया? 14 पॉइंट क्या 2 क्या? नहीं, गलत है। 14.1423 क्या है ये? किलोवाट नहीं है बेटा, मेगावाट होगा ये। हाँ 14.23, अच्छा 0.23 मेगावाट ये आ रहा है, 14.23 मेगावाट। इज दैट क्लियर? चलिए अगला पार्ट क्या बोल रहा है, द पावर डिलीवर्ड द नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द रिडक्शन गियर। क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहां पे ये? नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द, ये मेरे को 14 पॉइंट जो मिला है, क्या मिला है? 14.23, क्या चीज है ये? ये मेरे को आउटपुट पे जो पावर मिल रही है वो 14.23 है। अब जरा दिमाग लगाओ, मेरे को खुद नहीं पता क्या लिखा है, आप थोड़ा दिमाग लगा के मेरे को बताओ। द नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द रिडक्शन गियर, क्या पूछ रहा होगा एक्चुअली ये मेरे से? कितना रिड्यूस किया है? क्या रिड्यूस किया है? हाँ यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे पावर दिया 15 मेगावाट, लेकिन आउटपुट पे जो मेरे को पावर मिली वो मिली
14.23 मेगावाट। इज इट क्लियर? तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि ये जो मेरा रिडक्शन गियर है इसमें मेरा नुकसान कितना एनर्जी का हुआ। क्लियर हुआ बच्चों ये बात? आपने यहाँ पे डाला अंदर 15 मेगावाट और बाहर आपको मिला 14.23। तो जो आपका लॉस हुआ, तो लॉस आपका जो हुआ जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ रिडक्शन गियर, नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ रिडक्शन गियर लिखा है यहाँ पे, नेट रेट ऑफ वर्किंग ऑफ रिडक्शन गियर इक्वल टू 15 माइनस 14.23 मेगा वॉट। बन गया ये? चलिए इसके बाद कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 में चलो ठीक है, 8 भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट एक बार। क्या बोल रहा है? मिल्क चिलिक यूनिट कैन रिमूव हीट फ्रॉम द मिल्क एट द रेट ऑफ 41.87 मेगाजूल पर आवर। क्या लिखा है भाई ये 41.87 मेगाजूल पर आवर? Milk chilling unit can remove heat from the milk at the rate of 41.87 megajoule per hour. Heat leaks into the milk from the surrounding at an average rate of 4.187 megajoule per hour. Find the time required for cooling a batch of 500 kg of milk from 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले ये बताओ कि मेरे को मिल्क को 45 डिग्री से 5 डिग्री पर लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को मिल्क से हीट रिमूव करनी पड़ेगी, करेक्ट है? तो पहले निकाल लो कितनी हीट आपको रिमूव करनी है, कितनी हीट रिमूव करनी है, दैट इज mc डेल्टा टी 500 मास मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट 4.187, राइट? कितना टेम्परेचर डेल्टा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना चाहिए मेरे को? 45 से 5 का। हाँ हाँ ठीक है, ये इतनी हीट मेरे को रिमूव करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक घंटे में मैं जो हीट रिमूव कर सकता हूं, यानी कि जो मेरी कूलिंग कैपेसिटी है वो है 41.87 माइनस 4.187 इंटू 10 टू द पावर 3। ये क्यू क्या है? ये इतनी हीट रिमूव करनी है और एक घंटे में मैं इतनी हीट रिमूव कर पा रहा हूं। इज दैट क्लियर? एक घंटे में मैं इतनी हीट रिमूव कर पा रहा हूं, तो टाइम कितना लगेगा? Q डिवाइडेड बाई QC, राइट? टाइम कितना लगेगा? Q डिवाइडेड बाई QC। सो दैट इज 500 4.87 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 इंटू 40 10 माइनस 1 इंटू 1000। So the time required is 229 20 by 9 hours। बन गया? हाँ ठीक है ना, तो कैलकुलेट कर लो उसको। ठीक है, चलिए, एनी अदर डाउट?
अरे क्या दिक्कत है बेटा 9 में? क्या दिक्कत है 9 में, 10 में? भैया चलो इसको आप ट्राई करना, 9 और 10। 9 में तो यार सिंपली आपको क्या बोल रहा है, 680 kg ऑफ फिश एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड आर टू बी फ्रोजन एंड स्टोर एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आपको 680 से -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर जाना है। क्लियर है? तो इसमें द स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश अबव द फ्रीजिंग पॉइंट वो 3.182 दिया है और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट 1.717 दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री दिया है और लेटेंट हीट 234 दिया है। तो कैसे करेंगे इसको? बड़ा सिंपल सा सवाल है बेटा। ये देखो, आपका जो फिश है, आपका जो फिश है उसका टेम्परेचर आपको इनिशियली दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मेरे को लेके जाना है कहां पे, -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ये जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। -2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये फ्रीज होगा, फ्रीज होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसके बाद फिर ये पहुंचेगा -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे। करेक्ट है? तो 1 2 3 4, तो टोटल हीट जो मेरे को रिमूव करनी है दैट इज Q12 प्लस Q23 प्लस Q34। इसमें कौन सी हीट लेटेंट हीट है? कौन सी हीट लेटेंट हीट है? वो हीट लेटेंट हीट है जो हीट रिमूव तो हो रही है लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, यानी 2 से 3 तक की। करेक्ट है? तो आपको निकालना है टोटल हीट, टोटल हीट और लेटेंट हीट का रेशियो QT बाई QL बाई QT। तो दैट विल बी Q23 डिवाइडेड बाई QT। Is it clear? What is QT? QT equal to M मल्टीप्लाइड बाय 1 से 2। 1 से 2 तक स्पेसिफिक हीट कितनी है? वन से 2 तक स्पेसिफिक हीट कितनी है? 3.182। और टेम्परेचर डिफरेंस जो चाहिए वो मेरे को चाहिए 5 -2 प्लस लेटेंट हीट कितना दिया है? 234.5 प्लस 3 से 4 तक स्पेसिफिक हीट 1.717 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस मेरे को चाहिए -2 से -12 तक का, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका टोटल हीट निकल गया, और लेटेंट हीट जो है वो M 234.5 होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ्स का सवाल है, मैथ्स का सवाल है, सॉल्व करिएगा। एक बार हिंट देता हूं मैं आपको। द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोकपल विद इट जंक्शन एट इतना इज इतना। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर में बोला है टी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू एप्सिलॉन। मैथ्स का सवाल है एकदम। क्या कैलकुलेट करना है यहां पे मेरे को? ए डैश और बी डैश। कैसे निकलेगा ए डैश और बी डैश? मेरे को दो रिलेशन चाहिए टी डैश और एप्सिलॉन 1 के बीच में, T2 डैश एंड एप्सिलॉन 2।
एप्सिलॉन 1 और T1 डैश के बीच में एक रिलेशन मिला, तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। एक इक्वेशन में को क्या मिल जाएगी, T1 डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश एप्सिलॉन 1, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी T2 डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश एप्सिलॉन 2, राइट? क्लियर है? अब कैसे आप निकालोगे एप्सिलॉन 1 और T1 डैश के बीच में रिलेशन? linear to single इतना with 25 डिग्री एंड 25 डिग्री एन T डैश इक्वल टू T डैश इक्वल टू आपको बोल रहा है 25 डिग्री एन, कब? when temperature is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है? तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर लोगे एप्सिलॉन 1। आपको रिलेशन दिया है T और एप्सिलॉन के बीच में, द रिलेशन बिटवीन T एंड एप्सिलॉन इज गिवन टू यू। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग आप एप्सिलॉन 1 कैलकुलेट कर लो। दूसरा आपको बोल रहा है T डैश इक्वल टू 150 एट द स्टीम पॉइंट, तो दैट इज 150 डिग्री एन। कब होगा ये 150 डिग्री एन? व्हेन T इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके करस्पॉन्डिंग आप एप्सिलॉन 2 निकाल लोगे। तो आपको T1 डैश और एप्सिलॉन 1 मिल गया, T2 डैश और एप्सिलॉन 2 मिल गया। दो इक्वेशन आ जाएगी। बस सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ A डैश एंड B डैश। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए।